विज़र्ड एडवेंचर्स इन टू वर्ल्ड्स। अध्याय 16 विचित्र विधियां। दाना का अचानक प्रकट होना, मानो स्वर्ग से उतरा कोई दिव्य हथियार हो, ने न केवल उस लंबे चौड़े बलवान व्यक्ति का एक ही झटके में काम तमाम कर दिया, बल्कि अन्य दोनों को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि वे उससे मुकाबला नहीं कर सकते। जैसे ही वह लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी जमीन पर गिरा, वे लोग पहले ही दूर भागने लगे थे। उनका पीछा करो। वहां केवल दाना ही नहीं आई थी, गश्ती विभाग से कुछ सहकर्मी भी आए थे। जो लोग गश्ती विभाग में शामिल हो पाते थे, उनके पास आमतौर पर कुछ संपर्क होते थे, उनके परिवार या तो धनी होते थे या कुलीन, और कई लोग तो श्वास विद्या का अभ्यास भी करते थे। इन लोगों के पास जीवन मरण की लड़ाइयों का अनुभव भले ही न हो, लेकिन जब ताकत की बात आती थी तो वे निश्चित रूप से कमजोर नहीं थे और अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाने में विशेष रूप से माहिर थे। अप्रत्याशित। भागते हुए डाना बोली, तुम सचमुच एक शूरवीर के सेवक बन गए हो। तुमने यह श्वास तकनीक कहां से सीखी? कोई टिप्पणी नहीं, कार्ल ने गुस्से से कहा। जानबूझकर एक कुलीन व्यक्ति को खतरे में डालना। मैं इस मामले की रिपोर्ट कुलीन परिषद को दूंगा और गश्ती प्रमुख के पद से आपकी बर्खास्तगी के लिए आवेदन करूंगा। अगर मैंने अभी दखल न दिया होता तो शायद तुम अब तक मर चुके होते, दाना ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। क्या तुम अपने जीवन रक्षक का एहसान इसी तरह चुकाते हो? अगर तुम न होते तो मुझे किसी भी खतरे का सामना न करना पड़ता। दाना अवाक रह गई। वह एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, ममीकृत शव के मामले में हैम को कुछ सुराग मिले थे, लेकिन इससे पहले कि वह मुझे बता पाता, उसकी हत्या कर दी गई। इसलिए मैंने आपसे कुछ लाने को कहा था और बाहर यह खबर फैलाई थी कि यह हैम की जांच के नतीजे लाने के लिए था ताकि हत्यारे को बाहर निकाला जा सके। यह सिर्फ एक परीक्षण था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इससे वास्तव में हत्यारे बाहर आ जाएंगे। हम्फ, कार्ल ने दबी हुई आवाज में कहा, मैं लगभग मर ही गया था। उसके कारण चाहे कितने भी न्यायसंगत क्यों न हो, यह तथ्य निर्विवाद था कि उसने उसे खतरे में डाला था और वह उसे माफ नहीं कर सकता था। ये तो मजाक है। जिंदगी एक ही मिलती है, मैं उसे किस आधार पर माफ कर सकता हूं? सिर्फ इसलिए कि उसका चेहरा सुंदर है? तुम? डाना के चेहरे पर झुंझलाहट झलक रही थी। छोड़ो, पहले उन्हें पकड़ लेते हैं। टकराना। पीछा करने वालों से बचने का कोई रास्ता न देखकर आगे चल रहे दोनों व्यक्तियों ने एक लकड़ी का दरवाजा तोड़ दिया और एक 3 मंजिला इमारत में घुस गए। तुम बच नहीं सकते। दाना ने अपनी गति बढ़ा दी और पलक झपकते ही दूसरी मंजिल पर पहुंच गई। आसपास का जायजा लेने से पहले ही आग की एक लपट उसकी ओर तेजी से बढ़ी और उसने सहज ही अपने शरीर को मोड़कर उससे बचने की कोशिश की। टकराना। आग की लपटें भड़क उठीं और फर्श पर फैल गईं। गिरी हुई चिंगारियां मिट्टी, लकड़ी की दीवारों और ईंटों से चिपक गईं। तुरंत बुझने के बजाय वे और भी भयंकर होती चली गईं। यह आग। कार्ल की आंखें सिकुड़ गईं, उसके दिमाग में कुछ पुरानी यादें उभरने लगीं, उसके गाल पर बना निशान हल्का हल्का फड़कने लगा। ध्यान से। दाना चिल्लाई, ये तो आग चोर हैं। फायर थीव्स विधर्मियों का एक समूह था जो अग्नि की पूजा करते थे। उनका लक्ष्य आग लगाना और सब कुछ जला देना था, और उनके पास विशेष प्रकार की ज्वालाएं उत्पन्न करने की क्षमता थी। मारना। भयंकर गर्जनाओं के बीच गश्ती विभाग के सहकर्मी इमारत के अंदर छिपे हुए आग चोरों से भिड़ गए। दाना सबसे आगे थी। उसके हाथों में धारदार और नुकीली तलवार थी। उसके तीव्र वारों से एक तीखी सीटी जैसी ध्वनि निकलती थी और कलाई के हल्के से कंपन से तलवार की परछाई तुरंत चमक उठती थी। उसके रास्ते में आने वाले अग्निचोर पलक झपकते ही अनगिनत बार भेद दिए गए। यह सिर्फ उसकी तलवारबाजी ही नहीं थी, उसकी चलने की तकनीक भी प्रभावशाली थी। वह संकरे गलियारों में फुर्ती से वार से बचती थी और उसकी तेज तलवार बीच बीच में वार करती हुई उसके रास्ते में आने वाले एक के बाद एक अग्निचोर को गिरा देती थी। धमाका। दरवाजा चकनाचूर हो गया। निडर गश्ती अधिकारियों के एक समूह के सामने जल्दबाजी में बचाव कर रहे आगचोरों ने मुश्किल से ही कोई बाधा खड़ी कर पाई। कार्ल ने एक बड़ी तलवार उठाई और उसे चलाते हुए पाया कि हालांकि यह उसकी अपनी चौड़ी तलवार जितनी सुविधाजनक नहीं थी, फिर भी यह एक छोटी तलवार से कहीं बेहतर थी। टकराना। उसने जोरदार प्रहार किया। अपार शक्ति से युक्त विशाल तलवार ने एक व्यक्ति को काट गिराया और कार्ल ने मौका पाकर एक कमरे में प्रवेश किया। कमरा तरह तरह की बोतलों और जारों से भरा हुआ था, कुछ में मटमैले तरल पदार्थ थे, कुछ में जानवरों के अंग भीगे हुए थे और कांच की बोतलों को जोड़ने वाली कई जटिल नलियां थीं। पहली नजर में यह किसी पागल वैज्ञानिक की प्रयोगशाला जैसा लग रहा था। अजीब। बगल वाले कमरे से आती हुई गुस्से भरी दहाड़ सुनकर कार्ल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। धिक्कार है, आवाज तीखी और चुभने वाली थी। तुमने मेरा प्रयोग बर्बाद कर दिया। धमाका। बगल वाले घर से आग की एक तेज लपट उठी, जिससे 2 लोग दबी हुई कराहों के साथ पीछे हट गए, जिसके बाद एक व्यक्ति तेजी से बाहर भागा। जो व्यक्ति बाहर भागा वह युवा था और उसका रंग पीला था। अहम बात यह थी कि कार्ल ने उसे पहले भी देखा था। कुछ दिन पहले सड़क पर उसकी मुलाकात हुई थी। वह व्यक्ति एनी की गाड़ी में बैठ गया था और कैरी को शक था कि वह पिशाच है। उसका नाम माइल्स लग रहा था। इस समय माइल्स का चेहरा उग्र था, उसके भाव विकृत थे और ऐसा लग रहा था मानो उसके क्रोध ने उसकी बुद्धि को निगल लिया हो। तलवार की रोशनी टिमटिमा उठी।
तलवार चलाने वाला गश्ती विभाग का एक सहकर्मी था जिसका नाम ऑब्रे था, जो एक सहायक योद्धा भी था और श्वास तकनीक का अभ्यास कर रहा था। ऑब्रे ने अपने हाथ में पकड़ी योद्धा तलवार को युवक की गर्दन की ओर घुमाया। अपनी ताकत से वह आसानी से किसी वयस्क का सिर धड़ से अलग कर सकता था। सर! ऑब्रे के आश्चर्य के बीच नाइट स्वॉर्ड ने एक चाप बनाया और माइल्स के शरीर को पूरी तरह से भेद दिया। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी गति को मोड़ दिया हो। उसी समय माइल्स की छड़ी खुल गई और उसमें से एक तेज धार वाली तलवार बाहर निकली। उसने धीरे से उसे ऑब्रे की ओर चलाया। तलवार लंबी नहीं थी और ऑब्रे को छू भी नहीं सकती थी। लेकिन एसएच के ऑब्रे के पेट पर एक गहरा घाव हो गया, जिसके बाद खून की एक तेज धारा बह निकली। उसका धड़ धीरे धीरे उसके पैरों से अलग हो गया। उसकी आंखों में सदमे और अनिच्छा के भाव थे। मरना! ऑब्रे को मारने के बाद भी माइल्स का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वह आगे बढ़कर एक और व्यक्ति का पीछा करने लगा और उसी तरह अपनी तलवार से उस पर वार किया। टिंग! तेज तलवार नाइट स्वॉर्ड से टकराई। इस बार कार्ल ने साफ देखा कि तलवार पर करीब 1 फुट लंबी अजीब सी चमक थी। चमक ठोस लग रही थी और नाइट स्वॉर्ड से टकराते ही छोटी छोटी चिंगारियां निकल रही थीं। दूसरा साथी, मानो किसी जोरदार प्रहार से घायल हो गया हो, पीछे की ओर लड़खड़ा गया। सौभाग्य से ऑब्रे की तरह उसके 2 टुकड़े नहीं हुए। सर! कार्ल, जो यह सब देख रहा था, बाल बाल नहीं बच सका और माइल्स की ओर से उसे एक मामूली सी चोट लग गई। कार्ल की सांस अटक गई, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी श्वास तकनीक से मिली एक खतरनाक चेतावनी ने उसे अचानक यह एहसास दिलाया कि उसके साथियों की प्रतिक्रिया इतनी धीमी क्यों लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो इस व्यक्ति के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच हो, जो पास आने वाले किसी भी व्यक्ति को रोक रहा हो। क्लैंग! टक्कर की आवाज गूंज उठी और कार्ल ने थोड़ा राहत महसूस करते हुए एक कदम पीछे हट गया। हालांकि प्रतिद्वंद्वी के तरीके विचित्र और समझने में कठिन थे, लेकिन उसकी ताकत कोई खास नहीं थी, यहां तक कि एक अटेंडेंट नाइट के बराबर भी नहीं। सर! 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 कार्ल के संभलने से पहले ही माइल्स की तलवार ने फिर से हमला कर दिया और उसकी परछाई कार्ल और उसके साथी दोनों को लगातार जकड़े रही। उस विचित्र बल क्षेत्र के प्रभाव में उनके हमले माइल्स के लिए लगभग खतरा ही थे, जबकि माइल्स के सभी वार घातक साबित हुए। आह! उसके बगल से आई चीख सुनकर कार्ल की पलकें फड़क उठीं। यह उसका साथी था, जो अचानक हमले में बुरी तरह घायल हो गया था और उसके पैर बेरहमी से कट गए थे। कटे हुए पैरों से खून बह रहा था। टकराना! एक तेज आवाज गूंजी। दाना ने दूसरे स्थान पर दुश्मनों से निपटने के बाद एक काली परछाई में रूपांतरित होकर नीचे छलांग लगाई। उसकी तलवार ने एक बार फिर बवंडर जैसी धुंधली आकृतियां उत्पन्न की। युद्ध कौशल, तलवार नृत्य। एक उच्च कोटि के अटेंडेंट नाइट द्वारा निष्पादित युद्ध कौशल ने लगभग कमरे के आधे हिस्से में मौजूद हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। माइल्स इस हमले का प्राथमिक लक्ष्य था। धड़ाम! फुफकार! कार्ल की दृष्टि धुंधली हो गई और उसने माइल्स को घायल अवस्था में लड़खड़ाते हुए देखा। हमला करो! दाना की आवाज ठंडी और सख्त थी, फिर भी उसमें घबराहट झलक रही थी। उसे मार डालो! माइल्स ने जल्दी से अपना हाथ ऊपर उठाया, जिससे नीले नीलम से जड़ी एक अंगूठी दिखाई दी। उसी समय उनके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजी। कार्ल का शरीर अकड़ गया। पल भर में अनगिनत अराजक आवाजें उसके कानों में गूंज उठीं और उसकी दृष्टि में सब कुछ विकृत और विचित्र हो गया। एक भयानक मायावी दृश्य। कई भ्रम सामने आए। पंखों वाले छोटे लोग, चहचहाते कीड़े और भ्रामक, अव्यवस्थित निर्देशों ने उसे लगभग वहीं बेहोश कर दिया। उसके बगल में दाना कराह उठी। उसकी तलवार जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें खाली और टकटकी लगाए हुए थीं, मानो उसने तुरंत प्रतिरोध करने की क्षमता खो दी हो। क्या हो रहा है? अभी क्या हुआ? कार्ल ने अपना हाथ उठाने की कोशिश की और सहज ही अपनी आस्तीन में लगे तीर को सक्रिय कर दिया। फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। अध्याय 17:017 जन्मजात प्रतिभा। आग की लपटों ने 3 मंजिला इमारत को अपनी चपेट में ले लिया और तेजी से सभी दिशाओं में फैलती चली गईं, जब तक कि पूरा ब्लॉक एक भयंकर आग के गोले में तब्दील नहीं हो गया। आग भीषण थी। जब तक आग पूरी तरह बुझी, तब तक सुबह हो चुकी थी। गश्ती ब्यूरो। किसी ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया, कार्ल के सामने बैठ गया और उसे गर्मागर्म दूध वाली कॉफी का एक कप थमा दिया। इस मामले का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। यहां तक कि नगर प्रमुख भी चिंतित हो गए हैं, इसलिए कुछ और सवाल पूछना अपरिहार्य है। नए आए व्यक्ति ने नरमी से कहा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। घटनाक्रम की पूरी तरह से जांच की जा चुकी है और इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप जल्द ही यहां से जा सकेंगे। कार्ल ने आह भरी। किसने सोचा होगा कि वह जगह आग चोरों का ठिकाना निकलेगी? पेट्रोल ब्यूरो में लौटने के बाद से उनसे कई बार अकेले पूछताछ की गई थी और इस बार भी उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। वास्तव में वह व्यक्ति अंधेरे में आधा छिपा हुआ पीछे की ओर झुक गया। उसका चेहरा टिमटिमाते केरोसिन लैंप की रोशनी में कभी रोशन होता तो कभी छायादार हो जाता था, और उसने पूछा, जब माइल्स की मृत्यु हुई तब वहां केवल आप और डाना ही थे। क्या आपको उसके बारे में कुछ पता चला? या यूं कहें, क्या आपको कुछ मिला? आखिरकार
आप डाना से पहले होश में आ गए थे। हम? कार्ल ने भौहें चढ़ाकर उस व्यक्ति की ओर देखा। धुंधली रोशनी में दूसरे व्यक्ति के चेहरे के भाव धुंध में ढके हुए थे। कार्ल ने कितनी भी कोशिश की, उन्हें पहचानना मुश्किल था। कुछ देर सोचने के बाद कार्ल बोला, स्लीव एरो को एक्टिवेट करने के बाद मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब तक पास में ही भीषण आग लग चुकी थी। मैं भागने में इतना व्यस्त था कि मुझे कुछ भी खोजने का समय ही नहीं मिला। क्या सच में? ठुड्डी पर हाथ टिकाते हुए उस व्यक्ति ने कहा, आपने दावा किया था कि माइल्स की तकनीकें अनोखी थीं, फिर भी आपकी आस्तीन में लगे तीर से गले में एक ही वार से उसकी मौत हो गई। यह तो तर्कहीन लगता है। कार्ल हल्के से हंसा। मुझे ऐसा नहीं लगता। किसी को बाजू के तीर से मारने की तुलना में माइल्स द्वारा अपनाई गई तकनीकें वास्तव में समझ से परे थीं। ठीक है, उस व्यक्ति ने राहत की सांस ली, सीधा बैठ गया, एक किताब निकाली और उसे मेज पर रखते हुए कार्ल की ओर इशारा किया। इस किताब को पढ़ो। अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो तुम जा सकते हो। एक किताब? कार्ल आश्चर्यचकित सा लग रहा था और फिर उसने किताब का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। यह चमड़े की जिल्द वाली एक किताब थी जिसकी मोटाई लगभग 2 उंगल जितनी थी और उस पर गहरे लाल रेशम के 2 धागे बंधे हुए थे। मुखपृष्ठ पर एक धुंधली सी पेंटिंग छपी थी। ध्यान से देखने पर ऐसा प्रतीत होता था मानो उसमें एक महिला लकड़ी की छड़ी पकड़े हुए हो और उसके चेहरे के भाव हल्की धुंध से ढके हुए हों। कार्ल ने किताब नहीं खोली। इसके बजाय वह चित्र में बनी महिला को निहारता रहा, विचारों में खोया हुआ था और उसकी भौहें अनजाने में सिकुड़ गईं। वूश! अचानक कहीं से आती हुई एक हल्की हवा बंद कमरे में सरसराहट के साथ बह निकली। मिट्टी के तेल के दीपक की लौ धीरे धीरे टिमटिमा रही थी और किताब के कवर पर बनी महिला मानो जीवित हो उठी हो और अपने शरीर को मरोड़ रही हो। आना! मिलने आना! उसके कानों में फुसफुसाहट गूंज रही थी। कार्ल स्तब्ध सा लग रहा था। उसकी निगाहें कवर पर बनी महिला पर टिकी हुई थीं, जो धुंध से धीरे धीरे बाहर निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे जैसे वह करीब आती गई, उसके चेहरे के हाव भाव और भी स्पष्ट होते गए, यहां तक कि उसके गालों के बारीक रोमछिद्र भी साफ दिखाई देने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि महिला के रूपरंग की बारीकियां, उसके चेहरे की समग्र बनावट स्पष्ट नहीं हो पाईं। केवल उसकी आंखें, जो धीरे धीरे करीब आती गईं, स्पष्ट होती गईं। सरसराहट। पेड़ों और गिरे हुए पत्तों से होकर बहती एक हल्की हवा उसके कानों में अजीब सी आवाजें लेकर आई। उसकी नाक ने जंगल की ताजी खुशबू को महसूस किया। जंगली इलाका? क्या मैं पेट्रोल ब्यूरो के किसी कमरे में नहीं था? हम्फ! कार्ल सिहर उठा, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसकी पीठ पर अचानक ठंडा पसीना आ गया था। क्लैंग! उसने अपने सामने रखी लकड़ी की मेज को गिरा दिया और घबराकर पीछे की ओर भागा। दूर हो जाओ! दूर हो जाओ! क्या बात है? कार्ल की सांसें तेज चल रही थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सहज ही अपने चारों ओर एक उपयुक्त हथियार की तलाश शुरू कर दी। ताली बजाओ! ताली बजाओ! सामने बैठा व्यक्ति खड़ा हो गया और हल्के से ताली बजाई। जादूगर की किताब के मानसिक प्रभाव से मुक्त हो पाना ही आपकी प्रतिभा को दर्शाता है। इसीलिए सायरन की पुकार का आप पर कोई असर नहीं होता। फिर उसने कहा, मेरे पीछे आओ। जाना है? कार्ल, जो अभी तक होश में नहीं आया था, ने पूछा, कहाँ जाना है? तुम्हें सही जगह पर होना चाहिए। दूसरे आदमी ने किताब एक तरफ रख दी और अंधेरे से बाहर निकला, जिससे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा सामने आया। मैं अपना परिचय देना भूल गया था। मेरा नाम टिम मॉर्टन है, लेकिन आप मुझे टिम कह सकते हैं। मैं एक इंटरमीडिएट जादूगर प्रशिक्षु हूं। पंक्तियों में सजी दर्जनों मोमबत्तियां विशाल हॉल को दिन के उजाले की तरह रोशन कर रही थीं। यह यगर परिवार की जागीर थी। दाना हॉल के बीचों बीच खड़ी थी, उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसे याद नहीं था कि वह कितनी देर से खड़ी थी, उसे बस इतना पता था कि उसके पैरों में कोई संवेदना नहीं बची थी। टकरा जाना। भीतरी हॉल से चीनी मिट्टी के बर्तनों के टूटने की आवाज आई। हमें उसे शुरू से ही इंस्पेक्टर नहीं बनने देना चाहिए था। हमने इतनी मेहनत की और देखो उसने कितनी मुसीबत खड़ी कर दी। अब ऐसा कहने का क्या फायदा? यह बेकार कैसे है? अगर तुमने तब मेरी बात मान ली होती तो हम आज इस मुसीबत में नहीं होते। ठीक है, ठीक है। फिर कितनी शर्मनाक बात है, एक तीखी, आक्रोश से भरी महिला की आवाज ने चीखते हुए कहा। परिवार के संसाधनों को बर्बाद कर रही है, कुछ भी हासिल नहीं कर रही। बेहतर होगा कि वह किसी आदमी से शादी कर ले और हमारी नजरों से दूर रहे। बस करो, एक आदमी की आवाज गंभीर हो गई। आखिरकार वह मेरी बेटी है। हम्फ! चटकने की आवाज। जब शोरगुल शांत हुआ तो एक थका हुआ सा दिखने वाला आदमी धीरे धीरे बाहर निकला। पिता! शैक्सन यगर ने हाथ हिलाते हुए कहा। बस खड़े मत रहो। बैठ जाओ, चलो बात करते हैं। पिताजी, डाना ने गुस्से से लाल होते हुए कहा, मैं सूखे शवों के मामले की जांच कर रही थी और उसी जगह तक पहुंची। अगर हमने आग चोरों के उस गिरोह को खत्म नहीं किया होता तो वे और भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते थे। आपकी बात में कुछ सच्चाई है, शैक्सन यगर ने इससे इनकार नहीं किया। उन्होंने आगे कहा, लेकिन इस अभियान के परिणामस्वरूप 3 निरीक्षकों और 7 नागरिकों की मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक घर प्रभावित हुए।
यह सब आपकी जिम्मेदारी है। डाना ने अपना सिर नीचे कर लिया, वह जवाब देने में असमर्थ थी। आम नागरिकों की कोई परवाह नहीं। वे मर चुके हैं तो मर चुके हैं। बस उनके परिवारों को कुछ पैसे देकर मुआवजा दे दो, शैक्सनयागर ने आह भरी। लेकिन उन तीनों निरीक्षकों के अपने अपने प्रभाव थे। उनके परिवारों ने नगर स्वामी के महल में पहले ही हंगामा खड़ा कर दिया है और मैं कुछ कह नहीं सकता। तुम्हारा दंड अपरिहार्य है। पिताजी, डाना की आवाज ऊंची हो गई। तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, शैक्सनयागर ने हाथ उठाकर उसकी बात काट दी। और इसीलिए तो मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे जोखिम उठाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी दिवंगत मां का सामना कैसे कर पाऊंगा? डाना की आंखें लाल हो गईं। याद रखना, शैक्सनयागर ने चेतावनी देते हुए कहा, भविष्य में इतने लापरवाह मत बनना और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने परिवार को चिंता में मत डालना। हाँ, डाना ने धीरे से अपना सिर झुकाया। मुझे पता है कि तुम लाइफ पोशन पाने और नाइट की उपाधि प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण हासिल करने को उत्सुक हो, शैक्सनयागर ने आगे कहा। लेकिन इस बार तुमने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी। इस ऑपरेशन से न केवल उसके वरिष्ठों से कोई प्रशंसा नहीं मिली, बल्कि इससे उसकी सजा भी तय हो गई। निसंदेह, यह एक पूर्ण विफलता थी। इतनी कम उम्र में साउथ सिटी की इंस्पेक्टर बनने के लिए डाना ने केवल अपनी क्षमताओं पर ही भरोसा नहीं किया था, उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मामलों को संभालने में उसकी अक्षमता का परिवार पर भी बुरा असर पड़ेगा। और कार्ल के बारे में, शैक्सनयागर ने कहा। हालांकि वह बहुत काबिल नहीं है, लेकिन वह एक कुलीन व्यक्ति है। उसने आप पर किसी उपलब्धि का श्रेय लेने के लिए दूसरे कुलीन व्यक्ति को फंसाने का आरोप लगाया है। आपको उसे शांत करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। डाना ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन फिर रुक गई, क्योंकि उसे पता था कि वह गलत थी। कुछ दिनों में आपका चचेरा भाई विल सिगर्नो शहर घूमने आ रहा है। उसके साथ जाने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी ले लो। अपनी बेटी के नाखुश चेहरे को देखकर शैक्सनयागर की आवाज गंभीर हो गई। यह एक आदेश है। तुम्हें जाना चाहिए। हाँ, डाना ने अनिच्छा से सिर हिलाया। अध्याय 18:018 जादूगर। बहुत सवेरे। धुंध अभी तक छटी नहीं थी। एक घोर अंधेरी गाड़ी संकरे रास्ते में दाखिल हुई, जिसका चालक कुशलतापूर्वक पहियों को घुमाते हुए ऊबड़-खाबड़ इलाके से बचता रहा। कार्ल ने गाड़ी का पर्दा उठाया, परिचित सड़क को देखा और पूछा, क्या यह शहर के बाहर अल रेक्टन की जागीर की ओर जाने वाली सड़क है? वास्तव में। उसके सामने बैठे टिम ने एक टॉप हैट और सफेद टाई पहन रखी थी, मानो वह किसी भोज में शामिल होने वाला अतिथि हो। उन्होंने अपनी छड़ी हल्के से उठाई और बाहर की ओर इशारा किया। साथ ही, यह मेरे गुरु, उन्नत जादूगर प्रशिक्षु एडोल्फ के महल तक जाने का रास्ता भी है। एडोल्फ? कार्ल की आंखों में चमक आ गई। फार्मासिस्ट? हाँ, टिम ने सिर हिलाया। मेरे ट्यूटर का शोध मुख्य रूप से औषधि विज्ञान पर केंद्रित है। जादूगर क्या होता है? कार्ल ने पूछा। आप मुझे यहां क्यों लाए हैं? हाँ, टिम हंस पड़ा। जब हम पहुंचेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। वैसे भी, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत से लोगों को अपने जीवनकाल में जाने का मौका नहीं मिलता। कार्ल ने रास्ते में कई बार जादूगरों के बारे में पूछा था, लेकिन टिम हमेशा चुप रहा था। हालांकि मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन मुझे अंदर से लगता है कि यह यात्रा मेरी किस्मत बदल देगी। इसीलिए मैंने उसके साथ यहां आने की सहमति दी। यहां थे। युवाकार का लोहे का फाटक दोनों ओर खुलता था। पत्थर की दीवार की सतह पर धब्बे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे और नाम वाली लकड़ी की पट्टिका लताओं से ढकी हुई थी। यह एक जर्जर हवेली थी। हर जगह समय बीतने का आभास होता था। एक बुजुर्ग माली, हाथ में कैंची लिए, फूलों और पौधों की छंटाई कर रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से झुककर टिम को प्रणाम किया। क्या उसने? कार्ल ने माली को संदेह भरी निगाहों से देखा। क्या उसने कोई श्वास विधि का अभ्यास किया है? जैसे ही माली की निगाह उस पर पड़ी, जहरीले भेड़िए की सांस लेने की तकनीक अनायास ही सक्रिय हो गई और मेरे दिमाग में एक चेतावनी कौंध गई। यह बस एक पल के लिए था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, टिम ने बेपरवाही से सिर हिलाया। बूढ़ा हैरी एक नाइट है। एक शूरवीर। कार्ल दंग रह गया। शूरवीर तो रईसों से भी कहीं ज्यादा दुर्लभ होते हैं। यहां तक कि एक बूढ़ा शूरवीर भी शहर में उच्च स्थान रखता है, फिर भी वह यहां लोगों के लिए पौधे का छंट कर रहा है। चलो चलते हैं, टिम ने अपनी गति बढ़ा दी। हमें ट्यूटर को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। कार्ल ने अपनी नजरें हटाईं और तेजी से उनके साथ चलने लगा। वह हवेली विशाल और काफी हद तक खाली थी। किसी और को देखे बिना ही वे लॉन पार करके एक प्राचीन महल जैसी इमारत में पहुंच गए। इस तरह टिम आगे आगे चलकर मेहमानों के स्वागत के लिए बने एक विशेष हॉल में ले गया, जहां पहले से ही कोई इंतजार कर रहा था। कोई विषय पढ़ाना। बीच में बैठे बुजुर्ग व्यक्ति ने लंबा भूरा चोगा पहना हुआ था। उनके सफेद बाल बिखरे हुए थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी और उम्र के बावजूद यह स्पष्ट था कि जवानी में उनमें भरपूर मर्दाना आकर्षण रहा होगा। उनकी आंखें धुंधली थीं, निगाहें मंद थीं, मानो उन्हें किसी चीज में कोई दिलचस्पी न हो। इस निराशा भरे भाव से वे कुछ हद तक हताश लग रहे थे। एडोल्फ, एक उन्नत जादूगर प्रशिक्षु।
प्राचीन हवेली, रहस्यमय जादूगर, आसपास के लोगों की पैनी नजर और अकथनीय वातावरण ने कार्ल को स्वाभाविक रूप से संयमित बना दिया। कुछ साल बीत गए हैं। कार्ल पर अपनी निगाहें टिकाते हुए एडोल्फ की आंखें थोड़ी चमक उठीं और वह धीरे से बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिगर्नो शहर में एक और संभावित संतान मिलेगी, और तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। उन्होंने समय तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने अपने बगल में बैठे किसी व्यक्ति की ओर इशारा किया। हिबेल, जाओ और उसकी प्रतिभा का परीक्षण करो। हाँ। उसकी बातों पर एक युवती आगे बढ़ी। लड़की ने एक मानव सिर के आकार का क्रिस्टल बॉल पकड़ा हुआ था। वह एक सुंदर मुस्कान के साथ कार्ल के पास आई और बोली, आराम करो, बस अपने हाथ इस पर रख दो। हाथ। कार्ल अपनी तंद्रा से बाहर आया। ठीक है। उसने उसके निर्देशों का पालन किया और अपने हाथ क्रिस्टल बॉल की सतह पर रखे और तुरंत ही उसके शरीर में एक कंपन महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उसके हाथों से पूरे शरीर में बिजली का करंट दौड़ गया हो। अगले ही पल, हम्मा! कार्ल के मुंह से दबी हुई आह निकली। उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग फट गया हो। अचानक और तीव्र दर्द ने उसे जकड़ लिया। दर्द जल्दी आया और उतनी ही जल्दी चला गया। जब तक उसे होश आया, उसके हाथ क्रिस्टल बॉल से हट चुके थे। अब वह युवती सिर झुकाए क्रिस्टल बॉल को ध्यान से देख रही थी। पहले जो क्रिस्टल बॉल बिल्कुल साफ थी, वह अचानक बदलते रंगों की चमक से भर गई थी। एक पल के बाद, स्तर 4। लड़की ने एडोल्फ की ओर मुड़कर कहा, गुरुजी, उसकी प्रतिभा चौथे स्तर की है, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति एक औसत व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक है, जिससे उसके लिए जादूगर प्रशिक्षु के पद पर पदोन्नत होना आसान हो जाता है। चौथा स्तर। एडोल्फ ने निराशा से आह भरी। यह तो काफी कम है। फिर उसने कहा, प्राचीन जादूगरों के नियमों के अनुसार जब प्रतिभा से भरपूर कोई बीज मिलता है तो उसे जादूटोने के सही मार्ग पर ले जाना चाहिए। कार्ल, मैं तुम्हें ध्यान विधि सिखाऊंगा, लेकिन तुम जादूगर के शिष्य बन पाओगे या नहीं, यह तुम्हारे अपने प्रयासों पर निर्भर करता है। महोदय, कार्ल को आखिरकार अपने मन में उठ रहे संदेह को व्यक्त करने का समय मिला। जादूगर क्या होता है? जादूगर क्या होता है? एडोल्फ सोच में पड़ गया। कुछ देर विचार करने के बाद उसने उत्तर दिया, जादूगर वह प्राणी होता है जो ज्ञान और सत्य की खोज में विशेष शक्तियों के एक हिस्से में महारत हासिल कर लेता है। स्पेशल फोर्सेस। कार्ल की आंखें चमक उठीं। माइल्स की तरह? हाँ, एडोल्फ को कल की घटना का स्पष्ट ज्ञान था और उसने सिर हिलाया। जिस माइल्स की आप बात कर रहे हैं, और हिबेल, टिम और मैं, हम सभी ऐसे ही लोग हैं। तो फिर जादूगर का प्रशिक्षु क्या होता है? कार्ल ने दोबारा पूछा। आधिकारिक जादूगर बनना बहुत मुश्किल है। उससे पहले की प्रशिक्षण प्रक्रिया तो जादूगर प्रशिक्षुओं के लिए होती है। एडोल्फ ने मुस्कुराते हुए और अपनी दाढ़ी पर हल्के से हाथ फेरते हुए कहा, मेरे जीवन का लक्ष्य आधिकारिक जादूगर बनना है। कार्ल, टिम ने बीच में कहा, पूरे गैंडो साम्राज्य में आधिकारिक जादूगरों की संख्या बहुत कम है और सिगर्नो शहर में केवल 2 उन्नत जादूगर प्रशिक्षु हैं। गुरु उनमें से एक है। कार्ल बेहद प्रभावित हुआ। तो उसने अटकते हुए कहा, टैलेंट लेवल क्या होता है? इस दुनिया में ज्यादातर लोगों में जादूगर बनने की प्रतिभा नहीं होती, और प्रतिभा की तीव्रता भी अलग अलग होती है, हिबेल नाम की लड़की ने समझाया। हम आमतौर पर प्रतिभा को 5 स्तरों में बांटते हैं। पहला स्तर सबसे अच्छा होता है और 5वां स्तर सबसे बुरा। चौथा स्तर काफी साधारण है, उसने बड़ी कूटनीति से कहा। असल में चौथे स्तर की प्रतिभा वाले अधिकांश लोग अपने जीवनकाल में केवल बुनियादी स्तर के जादूगर प्रशिक्षु ही बन पाते थे। उनके लिए मध्यवर्ती स्तर के जादूगर प्रशिक्षु तक पहुंचना भी बेहद दुर्लभ था। आधिकारिक जादूगर बनना तो दूर की बात है। कार्ल को उसके लहजे में बदलाव महसूस हुआ, लेकिन उसे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसे मुश्किल से ही पता था कि जादूगर प्रशिक्षु क्या होता है। प्रतिभा स्तर का उसके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह तो दूर की बात है। आदमी। गुरुजी, कार्ल ने एडोल्फ को झुककर प्रणाम किया और अपने संबोधन का तरीका सुधारा। आपके द्वारा बताई गई ध्यान विधि सीखने के बाद क्या मैं माइल्स जैसी शक्तियां प्राप्त कर पाऊंगा? नहीं, एडोल्फ ने सिर हिलाया। ध्यान विधि आपकी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाएगी, जिससे आप जादूटोना कर सकेंगे, लेकिन विशेष शक्तियों में महारत हासिल करने के लिए आपको विशिष्ट जादूटोना सीखना होगा। जादूटोना? कार्ल ने पूछा। मैं कौन सा जादूटोना सीख सकता हूं? कार्ल, एडोल्फ हंस पड़ा। जादूगरों की दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, खासकर ज्ञान की। तुम मुझे गुरु कहते हो और मैं तुम्हें ध्यान विधि सिखाऊंगा, लेकिन जादूटोना सीखने के लिए एक अतिरिक्त कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत? कार्ल ने पूछा। सोने के सिक्के? अगर मुझे माइल्स जैसी क्षमताएं मिल जाएं, तो कोई भी कीमत चुकाना जायज होगा। नहीं, दुर्भाग्यवश, एडोल्फ ने सिर हिलाया। मुझे सोने के सिक्कों की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके पास कुछ ऐसा है जिसमें मेरी दिलचस्पी है। उसे किस चीज में दिलचस्पी हो सकती है? कार्ल ने अपना सिर नीचे किया, एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर अपने पास से नीलम जड़ित एक अंगूठी निकाली। अध्याय 19:019 जादूटोना। कार्ल ने वास्तविक स्थिति को छिपाया। वह सचमुच बेहोश हो गया था, लेकिन केवल थोड़े समय के लिए। भयंकर आग सब कुछ भस्म कर देने से पहले ही उसे होश आ गया। उसने लापरवाही से माइल्स के शरीर की तलाशी ली और शव से यह रत्नजड़ित अंगूठी प्राप्त कर ली।
एक कुलीन व्यक्ति होने के नाते उन्हें तलाशी न लिए जाने का विशेषाधिकार प्राप्त था, इसलिए यह उनके पास छिपा रहा और किसी को पता नहीं चला। लेकिन यह बात एक उन्नत जादूगर प्रशिक्षु की नज़र से नहीं बच सकी। एक बदनाम वस्तु। एडोल्फ ने अंगूठी ले ली। रत्न को धीरे से सहलाते हुए उसकी आंखों में खेद का भाव आ गया। इसे जीरो सर्कल मैजिक, बंशी की दहाड़ से शक्ति प्रदान की गई है, जो नाइट स्तर से नीचे के प्राणियों को रोकने में सक्षम है और यहां तक कि नाइट्स के विरुद्ध भी कुछ हद तक प्रभावी है। दुर्भाग्य से यह थोड़ी क्षतिग्रस्त है और शायद अब ज्यादा बार इस्तेमाल करने लायक नहीं रहेगी। जब कार्ल ने इसे पहली बार प्राप्त किया था, उसकी तुलना में नीला रत्न काफी फीका पड़ गया था और उसकी सतह पर कई दरारें थीं। किसी बुरी शक्ति से प्रभावित वस्तु का उपयोग जादू टोना करने के लिए करने से उसकी मजबूती कम हो जाएगी। इस शैतानी वस्तु के बदले मैं 2 जादुई पत्थर दे सकता हूं, या एडोल्फ ने कहना शुरू किया, इसे शून्यवृत्त जादू से बदल सकता हूं। मैं जादू टोना चुनता हूं, कार्ल ने तुरंत जवाब दिया। अच्छा चुनाव है, एडोल्फ ने सिर हिलाया। उसने एक कागज का टुकड़ा निकाला और उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, आप यहां से एक चुन सकते हैं। कार्ल ने चर्म पत्र को देखने के लिए अपना सिर झुकाया। इसमें जादू टोने के 6 प्रकार सूचीबद्ध थे: आर्कन मिसाइल, लेसर मेड्स हैंड, लेसर स्पेल फोर्स फील्ड, पॉइजनिंग स्पेल, डीजिंग स्पेल और पैरालिसिस स्पेल। केवल उनके नाम दिए गए थे। ट्यूटर, कार्ल ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या आप मुझे इस तरह के जादू टोने के बारे में बता सकते हैं? केवल नामों के आधार पर वह उनके उद्देश्यों का केवल अनुमान लगा सकता था। उनकी निपुणता की कठिनाई, विशिष्ट शक्ति या प्रभावों के बारे में अनिश्चित था। और कुछ जादू टोने के नामों का अनुमान लगाना आसान नहीं था। कार्ल, एडोल्फ ने धीरे से अपना सिर हिलाया। यह तुम्हारा पहला सबक है। जादूगरों की दुनिया में हर ज्ञान की एक कीमत होती है। जादू टोने का परिचय भी इसमें शामिल है। स्पष्टतः वह मुआवजे के बिना स्पष्टीकरण देने की योजना नहीं बना रहा था। यह कार्ल ने अपनी भौहें सिकोड़ी। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, जब मैंने माइल्स से लड़ाई की थी तो एक अदृश्य शक्ति ने उसकी रक्षा की थी। मैं वह जादू सीखना चाहता हूं। उस समय माइल्स 3 प्रकार की जादूगरी करता था। पहला था अपनी तलवार पर एक तीक्ष्ण आभा लगाना जो आसानी से मांस को काट सकती थी। दूसरा था एक अदृश्य बल क्षेत्र बनाना जो हमलों को विकृत करने और दूसरों को प्रभावित करने में सक्षम था। तीसरा था एक दैवीय हथियार का उपयोग करके किया गया मानसिक हमला। अन्य 2 की तुलना में कार्ल को दूसरे प्रकार की जादूगरी में महारत हासिल करने में अधिक रुचि थी, क्योंकि उस प्रकार की जादूगरी उसकी जान बचा सकती थी। खतरे से बचना ही सर्वोपरि था। तुम बहुत समझदार हो, एडोल्फ ने कार्ल के जवाब की बहुत सराहना की। उस जादू को लेसर स्पेल फोर्स फील्ड कहते हैं। यह इन 6 जीरो सर्कल मैजिक में सबसे अच्छा है और तुम बाद में इससे संबंधित उन्नत जादू सीख सकते हो। टिम। ट्यूटर, टिम आगे बढ़ा। उसे जादू टोने की किताब लाने ले जाओ, एडोल्फ ने आदेश दिया। फिर कार्ल की ओर मुड़कर उसने कहा, 9 छल्लों के टावर की कसम, मेरे जीवन के अंत तक मुझसे सीखा हुआ कोई भी जादू टोना मेरी अनुमति के बिना दूसरों को नहीं सिखाया जा सकता। हालांकि उन्होंने बिना अनुमति के दूसरों को जादू टोना सिखाने के परिणामों का उल्लेख नहीं किया, लेकिन वे संभवतः अप्रिय होंगे। हाँ, दोनों ने एक साथ जवाब दिया। जब वे बगल वाले हॉल से बाहर निकले तो टिम आगे आगे चलते हुए बोला, एक बार जब आप उनसे परिचित हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्यूटर से बात करना वास्तव में आसान है। यह मत सोचिए कि वह बहुत कठोर है। बिल्कुल नहीं, कार्ल ने सिर हिलाते हुए कहा। मुझे लगता है यह काफी अच्छा है। अगर कोई अजनबी जरूरत से ज्यादा दोस्ताना व्यवहार करता तो एडोल्फ उसके इरादों पर शक करने लगता। एडोल्फ लेन देन के नजरिए से काम लेता था, जो कि सराहनीय था। तो यह अच्छी बात है। टिम ने सिर हिलाया और एक दीवार के सामने रुक गया जहां एक पेंटिंग टंगी हुई थी, जिसमें एक सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहनी हुई गरिमापूर्ण महिला को दर्शाया गया था। जीना, उसने चित्र से कहा, कृपया दरवाजा खोलो। टिम, कई दिन बीत गए हैं। कार्ल ने हैरानी से देखा कि पेंटिंग में बनी महिला ने अपनी आंखों में चमक ला दी और उसकी ओर हाथ हिलाया। युवक, तुम नए हो। यह कार्ल की आंखें चौड़ी हो गईं और वह हकलाते हुए बोला, क्या यह पेंटिंग बोल रही है? चित्र में मौजूद महिला ने आंखें घुमाते हुए कहा, अज्ञानी। मैं एक जादुई सेविका हूं जिसे एक असली जादूगर ने मंत्रों से बनाया है और मैं एडोल्फ की खानदानी धरोहर हूं। लगता है तुमने जादूगरों की दुनिया के बारे में बस ऊपरी तौर पर ही जाना है। हाँ, टिम ने सिर हिलाया। कार्ल एक छात्र है जिसे हाल ही में ट्यूटर ने पढ़ाया है। मैं उसकी कुछ किताबें चुनने में मदद करने आया हूं। ठीक है फिर। चित्र में मौजूद महिला ने कंधे उचकाए और अपने हाथ को हल्के से एक तरफ हिलाते ही दीवार हट गई, जिससे एक भव्य अध्ययन कक्ष दिखाई दिया जो किसी पुस्तकालय को टक्कर दे सकता था। पहली बार ऐसा दृश्य देखकर कार्ल वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया, मानो किसी डोर से खींचा चला जा रहा हो। फोर्स फील्ड नॉलेज, आर्कन प्रिंसिपल्स, विजार्ड्स के लिए सार्वभौमिक नियम और साथ ही डीप सी मेडिटेशन मेथड का सामान्य परिचय। टिम ने एक एक करके शेल्फ से किताबें निकाली और उन्हें कार्ल की बाहों में रख दिया। विजार्ड्स ज्ञान और सत्य की खोज करते हैं। हर विजार्ड का अपना अध्ययन कक्ष होता है, एक दिन तुम्हारा भी होगा। कार्ल ने अपने हाथों में रखी मोटी मोटी किताबों को देखते हुए कहा, उसका चेहरा उदास था। मुझे ये सब पढ़ना तो नहीं पड़ेगा, है ना? इसमें कितना समय लगेगा?
हो सकता है कि आप इन विधियों में महारत हासिल न कर पाएं, लेकिन आपको इन्हें जानना जरूर चाहिए, टिम ने गंभीरता से कहा। न तो ध्यान विधियों में और न ही जादू टोने में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त की जाती है। अन्यथा न केवल आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसे ज्यादा मुश्किल मत समझो। बाद में तुम पढ़ाई में मदद के लिए और समय बचाने के लिए स्पीड राइटिंग सीख सकते हो। लेकिन याद रखना एक बात है और समझना दूसरी, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो फिर? कार्ल ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। आमतौर पर जादू का मंत्र सीखने में कितना समय लगता है? यह हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग होता है। टिम थोड़ी देर रुका और अपनी छड़ी थपथपाते हुए बोला, कुछ लोग कुछ ही महीनों में जीरो सर्कल मैजिक सीख सकते हैं, जबकि दूसरों को कई साल लग सकते हैं। कुछ लोग तो अपने जीवनकाल में कभी भी इसमें महारत हासिल नहीं कर पाते। मेरी तरह। मैंने जो पहला मंत्र सीखा वह आर्केन मिसाइल था, जिसे सीखने में मुझे पूरा आधा साल लग गया। अनुभव के साथ दूसरा मंत्र बहुत तेजी से सीख लिया। कार्ल अविश्वास से देखता रह गया। उन्हें इतनी देर लगने की उम्मीद नहीं थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि जादू टोना सीखना तलवारबाजी में महारत हासिल करने से कहीं अधिक जटिल था। टिम ने कहा, अभी जादू टोना सीखने की जल्दी मत करो। पहले ध्यान विधि सीखो। जब तुम्हें इसकी बुनियादी समझ हो जाए और तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति स्थिर हो जाए, तब तुम जादू टोना सीखने के योग्य हो जाओगे। चल दर। टिम। सीनियर ब्रदर टिम, कार्ल ने जल्दी से उसके साथ चलने की कोशिश करते हुए कहा। ध्यान विधि शुरू करने में कितना समय लगेगा? प्रतिभा अलग अलग होती है, इसलिए लगने वाला समय भी अलग अलग होता है, टिम ने सहज भाव से समझाया। अपने गुरु एडोल्फ के विपरीत, जो हमेशा पैसे की बात करते थे, टिम को लगता था कि यह किसी भी जादूगर प्रशिक्षु के लिए सामान्य ज्ञान है। पहले दर्जे की प्रतिभा के लिए शुरुआत करने में ज्यादा से ज्यादा आधा महीना लगता है, दूसरे दर्जे की प्रतिभा के लिए कम से कम 2 से 3 महीने। मेरी प्रतिभा तीसरे दर्जे की है और उस समय मुझे ध्यान विधि सीखने में 1 साल लग गया था। कार्ल चुप हो गया। हालांकि टिम ने यह नहीं बताया था कि चौथे दर्जे की प्रतिभा के लिए कितना समय लगेगा, लेकिन यह स्पष्ट था कि इसमें तीसरे दर्जे की प्रतिभा से भी अधिक समय लगेगा। उसका चेहरा बेहद अप्रिय हो गया। चिंता मत करो, टिम ने उसकी परेशान शक्ल देखकर उसे दिलासा दिया। जब मैंने ध्यान विधि सीखी थी तब मैं बहुत छोटा था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। बड़ों की समझने की क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए शायद तुम्हें कम समय लगेगा। हो सकता है तुम कुछ ही महीनों में ध्यान विधि में महारत हासिल कर लो। वैसे भी प्रतिभा का महत्व केवल जादूगर के प्रशिक्षु स्तर पर ही होता है। एक बार जब तुम आधिकारिक जादूगर बन जाते हो तो प्रतिभा का कोई महत्व नहीं रह जाता। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन वह सिर्फ दिलासा देने की कोशिश कर रहा था और असल में उसे नहीं लगता था कि कार्ल के आधिकारिक जादूगर बनने की कोई संभावना है। चौथे दर्जे की प्रतिभा 5वें दर्जे से बस थोड़ी ही बेहतर, जो जादूगर का प्रशिक्षु बनने के लिए मुश्किल से ही काफी थी। उसकी क्षमता सचमुच बहुत कम थी। कार्ल चुप रहा। वापस लौटते समय वह किताबों का एक ढेर लिए हुए था। उसका मन अशांत था, अनेकों विचार उसके मन में उमड़ रहे थे। रहस्यमयी जादूगरों की किताब, रहस्यमयी जादूगर, चमत्कारी जादू टोना, बोलती हुई चित्रकारी। यह ऐसा था मानो अचानक किसी अद्भुत दुनिया में कदम रख दिया हो। उसकी आंखों के सामने अभूतपूर्व दृश्यों की एक के बाद एक श्रृंखला खुल रही थी। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे अंदर जादूगर बनने की ऐसी प्रतिभा है जो कई अन्य लोगों से कहीं अधिक है। फिलहाल मैं ध्यान विधि का अभ्यास करने की कोशिश कर सकता हूं। कार्ल निराश नहीं हुआ। हालांकि उनकी प्रतिभा बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी उनके पास एक जादुई हुनर था। अध्याय 20 ध्यान विधि। अपने निवास पर लौटकर कार्ल जादूगर ध्यान विधि पर लिखी किताब को खोलने के लिए बेताब था। गहरे समुद्र में ध्यान करने की विधि। एडोल्फ के अनुसार यह ध्यान विधि नेचुरल सोसाइटी नामक एक जादूगर संगठन से उत्पन्न हुई है। इसे प्रारंभिक स्तर की ध्यान विधि माना जाता है, फिर भी यह आधिकारिक जादूगर क्षेत्र में प्रवेश के लिए पर्याप्त है। वास्तव में एडोल्फ ने भी इसी ध्यान विधि का अभ्यास किया था। ध्यान का उपयोग करके व्यक्ति चेतना की गहराई में छिपे रहस्यमय स्थान में प्रवेश करता है, जिससे आध्यात्मिक शक्ति में निरंतर वृद्धि होती है। आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके एक जादुई मॉडल का निर्माण किया जाता है और फिर मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। कार्ल ने सोच विचार करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि जादू टोना सीखना एक कठिन और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए इसमें अक्सर कई साल लग जाते हैं। उनके विचार में जादूगर विद्वान शोधकर्ताओं की तरह प्रतीत होते थे, जिनके लिए ध्यान विधि और जादू टोना ज्ञान प्राप्ति के साधन थे। शोध में मुख्य रूप से सटीकता पर बल दिया जाता था। उदाहरण के लिए, जादू का मॉडल बनाते समय कोई भी छोटी सी गलती सबसे अच्छी स्थिति में जादू टोने को अप्रभावी बना सकती थी और सबसे बुरी स्थिति में मानसिक विकार का कारण बन सकती थी। जादूगरों में मृत्यु होना असामान्य नहीं था। बेशक अत्यंत सावधानी बरतनी आवश्यक थी। उनके पूर्ववर्ती आवेगशील, लापरवाह और धैर्यहीन थे, जिसके कारण प्रतिभा होने के बावजूद वे जादू टोने में महारत हासिल नहीं कर पाए। दूसरी ओर वे अपेक्षाकृत शांत थे, लेकिन ध्यान विधि में महारत हासिल करना थोड़े समय में संभव नहीं था। पहला चरण है गहरे समुद्र पर ध्यान लगाना, अनंत अंधकार में मन को स्थिर करना।
बस करो, अपना सिर हिलाते हुए कार्ल ने इसे थोड़ा थोड़ा करके समझने की कोशिश छोड़ दी और अपनी आंखें बंद कर लीं, सीधे रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर गया। प्राचीन शैली की रहस्यमय पत्थर की वेदी के ऊपर एक धुंधली आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। कार्ल ने अपनी आंखें खोली। उसकी भूरी पुतलियां शांत थीं, मानो कोई शाश्वत दिव्य सत्ता हो जिसमें असीम ज्ञान समाहित हो। सरसराहट। उसने किताब के पन्ने पलटे। जो ज्ञान पहले समझने के लिए मानसिक प्रयास की आवश्यकता होती थी, वह अब रहस्यमय शक्ति की सहायता से बहते पानी की तरह सहजता से ग्रहण हो रहा था। गहरा सागर, कार्ल ने मन ही मन बुदबुदाया। किताब खत्म करने के बाद कुछ देर सोचने के बाद उसकी चेतना धीरे धीरे आध्यात्मिक आंतरिक सागर में विलीन हो गई। अगले ही पल धमाका। आंतरिक आध्यात्मिक सागर, जिसे चेतना का सागर भी कहा जाता है। चेतना के सागर की गहराई उसकी सतह से कहीं अधिक अशांत होती है। प्रत्येक भटका हुआ विचार अनेक गुना बढ़ जाता है, जिससे अंतहीन दोहराई जाने वाली लहरें बनती है। ध्यान विधि का पहला प्रयास करने वाले किसी भी नौसिखिए को अपने सच्चे मन को बनाए रखना कठिन लगता है। बार बार प्रयास करने और हर बार समायोजन करने से ही सही मानसिक संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। और काल की धुंधली चेतना एक अडिग दिव्य सुई की तरह इधर उधर भटकते विचारों के बावजूद स्थिर रही। उसके पास अन्य चीजों को महसूस करने की अतिरिक्त क्षमता भी थी। जब मेरी चेतना चेतना के सागर में विलीन हो गई, तो ऐसा लगा जैसे मेरा इस रहस्यमय क्षेत्र से गहरा संबंध स्थापित हो गया हो, या यूं कहें, नियंत्रण। रहस्यमय क्षेत्र। काल ने अपनी आंखें खोली और धीरे से सिर हिलाया। नहीं, यहां मेरी आध्यात्मिक इच्छा शक्ति एक अविनाशी देवता के समान है। इसे दिव्य क्षेत्र कहा जाना चाहिए, या शायद दिव्य क्षेत्र का अंश। किसी कारणवश उसके मन में एक अजीब सा विचार आया। हम्मा, क्या मैं ध्यान विधि को सीखने के शुरुआती स्तर तक पहुंच गया हूं? गहन सागर ध्यान विधि के अनुसार जब तक व्यक्ति चेतना के सागर की गहराई में अपने मन को स्थिर कर लेता है, तब तक वह प्रवेश स्तर पर पहुंच जाता है। अगला चरण है चेतना के सागर में भटकते विचारों को समाहित करना, सही विचारों को मजबूत करना और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना। न कोई आश्चर्य था, न कोई गुप्त खुशी, केवल अटूट शांति थी। वास्तविकता की ओर लौटना। कार्ल ध्यान विधि का अभ्यास करके यह देखने के लिए उत्सुक था कि क्या वह दिव्य लोक में अपनी अवस्था को दोहरा सकता है। स्पष्ट रूप से वह कुछ हद तक अतिशयोक्ति कर रहा था। हालांकि उसे ज्ञान और स्मृति प्राप्त थी, लेकिन जब उसकी आध्यात्मिक चेतना चेतना के सागर में डूबने के लिए संघर्ष कर रही थी, तो उसे तुरंत बाहर निकाल दिया गया। यह काम नहीं करेगा। आह भरते हुए कार्ल बहुत निराश नहीं हुआ। भले ही यह सफल नहीं हुआ, लेकिन एडोल्फ के अनुसार मेरा प्रदर्शन अन्य नौसिखियों की तुलना में स्पष्ट रूप से बेहतर है। मुझे विश्वास है कि कुछ और प्रयासों के बाद मैं निश्चित रूप से सफल हो जाऊंगा। चौथे स्तर की प्रतिभा। इससे मेरी साधना पर कोई असर नहीं पड़ता। अपनी ठुड्डी को छूते हुए कार्ल की नजरें दूसरी किताबों पर टिक गईं। हालांकि वह यहां दिव्य लोक में ध्यान विधि में महारत हासिल नहीं कर सका था, फिर भी उसने ध्यान के शुरुआती स्तर तक पहुंच गया था। क्या मैं अब जादू टोना का अभ्यास शुरू कर सकता हूं? अगर मैं दिव्य लोक में जादू टोना में महारत हासिल कर लूं, तो क्या मैं इसे वास्तविक दुनिया में इस्तेमाल कर सकता हूं? जादू टोना का अभ्यास करने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जादू का मॉडल तैयार करना है, जिसके लिए इसके सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। गहन समझ न भी हो तो भी बुनियादी बातों को समझना जरूरी है। उदाहरण के लिए फोर्स फील्ड जैसा छोटा मंत्र। इसका जादू मॉडल तैयार करने के लिए कम से कम फोर्स फील्ड नॉलेज का सामान्य परिचय और आर्केन प्रिंसिपल्स को पढ़ना आवश्यक है। अगले कुछ दिनों में कार्ल का जीवन थका देने वाला और संतुष्टिदायक दोनों था। वह गुप्त औषधियां बनाता, मार्शल आर्ट का अभ्यास करता, अपनी श्वास विधि को निखारता और ध्यान विधि तथा जादुई मॉडल बनाने पर काम करता रहा। विशेष रूप से ध्यान विधि पर। दिव्य लोक में तो यह एक बात थी, लेकिन वास्तविक दुनिया में इसका हर प्रयास काल के लिए कष्टदायक था। ध्यान से आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो जाती थी। वह दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही प्रयास कर सकता था। इससे अधिक प्रयास न केवल व्यर्थ होते, बल्कि उसके मन और आत्मा को भी नुकसान पहुंचाते। सौभाग्यवश बढ़ती दक्षता के साथ, विशेष रूप से दिव्य क्षेत्र से प्राप्त उनके अनुभव के साथ, ध्यान विधि में महारत हासिल करने का सवेरा दिखाई देने लगा था। कार्ल। गश्ती कार्यालय। कैरी सूरजमुखी के बीजों जैसी कोई चीज चबाते हुए बोली, पिछले कुछ दिनों से तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुम कहीं मौजमस्ती करने गए थे? अगर ऐसी कोई जगह है तो मुझे भी साथ ले जाना याद रखना। नहीं। कार्ल अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर लेट गया, आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और खिड़की के शीशे से आती धूप को अपने ऊपर पड़ने दिया। मार्शल ट्रेनिंग में व्यस्त हूं, इससे स्वाभाविक रूप से कुछ ऊर्जा खर्च होती है। मेरी राय में इन मार्शल आर्ट्स या तलवारबाजी का अभ्यास न करना ही बेहतर है। कैरी ने होंठ सिकोड़े और बीज का छिलका फेंक दिया। ऑब्रे और बाकी लोगों को देखो। देखो उनका क्या हाल हुआ, उनके परिवार अभी भी उथल पुथल में हैं। कभी कभी जरूरत से ज्यादा कोशिश करना अच्छा नहीं होता। उन्हें उस रात के ऑपरेशन के बारे में भी पता था, लेकिन अपने भारी भरकम शरीर और कमजोरी के कारण उन्होंने उसमें भाग नहीं लिया था। अप्रत्याशित रूप से वे इस तरह एक बड़ी दुर्घटना से बच गए। इसके विपरीत जो लोग अधिक बलवान थे, वे या तो मारे गए या घायल हो गए।
इस अनुभव ने कैरी को अपने अत्यधिक खाने और आलस्य के लिए एक बहाना दे दिया और उन्होंने कार्ल को सलाह देना भी शुरू कर दिया। मुझे पता है। कार्ल ने धीमी आवाज में जवाब दिया और काम खत्म होने तक ऊँघते हुए इंतजार किया, फिर अपना ट्रेंच कोट पहनकर बाहर चला गया। कार्ल, पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। अभी इतनी जल्दी मत जाओ। कमांडर डाना, कार्ल ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। कमांडर, कैरी पीछे हट गया, उसके चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान थी। अगर और कोई चारा नहीं है तो मैं पहले निकल रहा हूं। तुम दोनों बात करो। इतना कहकर उसने कार्ल को ऐसी नजर से देखा जिसका मतलब था, अब तुम खुद संभालो, और गश्ती कार्यालय से निकलकर किसी अनजान जगह की ओर चल पड़ा। हाल ही में दाना को उसके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार फटकार लगाई जा रही थी और मृतकों के परिवार उससे जवाब की मांग कर रहे थे। वह अपना पूरा दिन गंभीर चेहरे के साथ बिताती थी, जिससे वह किसी से भी मिलना जुलना मुश्किल हो गया था। गश्ती कार्यालय में ऊपर से नीचे तक पूरा माहौल खामोश था, मानो कड़ाके की ठंड ने उन्हें जकड़ लिया हो। क्या आपके पास थोड़ा समय है? दाना टहलते हुए पास आई। मेरे साथ एक ड्रिंक पीजिए। कार्ल ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ी, फिर हल्की सी आह भरी। ठीक है। कार्ल से पहले वाला व्यक्ति अक्सर शराबखानों में जाता था। कार्ल के इस संस्था की कमान संभालने के बाद से वह कभी किसी शराबखाने में नहीं गया था, इसलिए अब किसी शराबखाने में लौटना उसे कुछ अपरिचित सा लग रहा था। बैठो। डाना ने अपना ट्रेंच कोट उतार दिया, जिससे उसके नीचे पहने हुए व्यावहारिक और चुस्त दुरुस्त कपड़े दिखाई दिए, जो उसकी परिपक्व आकृति को और भी आकर्षक बना रहे थे। धमाका! उसके सामने बियर से भरा एक बड़ा मग धड़ाम से गिर पड़ा। डाना ने सबसे पहले अपना मग उठाया। पी लो, एक ही बार में पूरा। इतना कहकर उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और एक ही बार में बियर से भरा बड़ा मग गटक लिया, जिससे उसका उत्साहपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित हुआ। शानदार! कार्ल ने प्रशंसा में हल्की ताली बजाई और साथ में पीते हुए बोला, कमांडर, आपने मुझे सिर्फ शराब पीने के लिए तो नहीं बुलाया था ना? क्या आप मेरे खिलाफ शिकायत वापस ले सकते हैं? डाना ने उसकी ओर मुड़कर देखा, उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। जब तक आप शिकायत वापस ले लेते हैं, मैं आपकी हर बात मान लूंगी।